शहजाद हकीम का इंटरव्यू किया। उसके बाद शहजाद हकीम ने वाज़ेह तौर पे कहा कि रेहान तारक ने मुझे बुलाया, मेरे से मेरी तरले मिलते की, बहुत सारे अहम अफराद के मुझे फोन करके मेरे ऊपर प्रेशराइज किया। यानी ये चीज साबित हो गई कि रेहान तारक के इंटरव्यू देने के लिए लोग रज़ाकाराना तौर पे नहीं आते, ये उनके ऊपर दबाव डालते। रेहान तारक के जितने भी आप पॉडकास्ट देखे ना, तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो इसका गेस्ट बनता है ना, उसकी जो फर्दर जो प्रमोशन होनी होती है ना, वो प्रमोशन की बजाय उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते। रेहान तारिक जिन गेस्ट को बुलाते हैं वो पेड गेस्ट होते हैं, वो जो भी आती है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सोचे समझे होते हैं। जी सर, आप ये बताएं आपके ऊपर आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आप जवाब देंगे। वर्दा मलिक वाला जो पॉडकास्ट था, क्या वो जस्टिफाइड था? बिल्कुल नहीं था। क्या एक औरत से ये सवाल करने बनते हैं कि ये वीडियो आपने क्यों बनाई? उसने बनाई है, उसको पता है, उसने लगाई है, उसको पता है इसके ऊपर मिलियन फॉलोअर्स आए हैं। बिल्कुल। ये जस्टिफाइड है कि आप यूं मोबाइल पकड़ के दिखाएं और आपके ये क्या वीडियो है? इनका मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई भी शरीफ शहरी, कोई भी शरीफ पाकिस्तानी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के इनके पॉडकास्ट नहीं सुन सकता। अच्छा, इन्होंने जब एक पॉडकास्ट किया पतलू, मिस्टर पतलू शायद उनके नाम से वाकिफ, तब मुझे लगा कि यार ये कोई बड़ी अच्छी चीज करेंगे। मिस्टर पतलू ने लड़कियां लिचवाना छोड़ दी है, मुझे ये था कि यार ये बड़ी कोई अच्छी चीज करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इनको बाकायदा तौर पे गालिब गलौज भी किया। बिल्कुल। हकीम शहजाद ने कहा कि मैंने इसको जब एक वक्त आया था तो मैंने इसको, उसका बयान मौजूद है कि मैंने रेहान तारक को बाकायदा गालियां दी थी। अगर ये हर चीज सुना सकता है तो वो वाला पोर्शन भी सुना दे कि आपके सामने जो बैठा है ना, आप उसकी तजलील करें, आप उसको अपने से नीचा दिखाएं, उस पर पर्सनल अटैक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। हमारे साथ सीनियर सहाफी इजाज भट्ट साहब मौजूद है, इनके साथ आज हम भी पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल रेहान तारिक साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए उसी तरह का हम आज पॉडकास्ट करेंगे। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, बाहर जो गाड़ी आई है उसका टैक्स पे है? जो बाहर गाड़ी आई है ना, उसका टैक्स तो पे है। हाँ। लेकिन वो गाड़ी मिनिस्टर की। अच्छा, वो गाड़ी मिनिस्टर की थी। वेरी गुड सर। सर, ये बताएं कि रेहान तारिक के पॉडकास्ट तो आप भी देखते होंगे, किस कदर एंजॉय करते हैं इनके पॉडकास्ट को? जी, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और मैं खास तौर पे आपको बताऊं कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ना, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग से हुई है। अच्छा। वहाँ हमने 12-13 साल गुजारे। उसके अलावा जियो में और बहुत सारी चैनल में भी हमें कुछ ऐसा काम करने का मौका हुआ। अब तो पिछले 8-10 साल से चैनल पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान ये सीखा है कि इंटरव्यू जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक में जो एंकर होता है वो अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। एक में एंकर जो होता है ना, वो बड़ा पोलाइटली पूछता है और पोलाइटली कहता है। इनकी एक मैं 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। जो पोलाइटली इंटरव्यू करने वाले हैं उनमें सुहेल वराइज का आपने अंदाज देखा होगा। हाँ जी। ठीक है। अग्रेसिव में अगर आप देखो, जवाबदेह वाले जो इफ्तिखार साहब हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन किसी जगह पे भी अग्रेसिव होने का ये मतलब नहीं है कि आपके सामने जो बैठा है ना, आप उसकी तजलील करें, आप उसको अपने से नीचा दिखाएं, उस पर पर्सनल अटैक करें। ये हमें जो है ना, ये ना तो मीडिया के एथिक्स हैं, ना जर्नलिज्म के एथिक्स हैं। तो ये वैसे ही होता है कि जैसे आप कहें कि दो जो इंसानों के आपस में गुफ्तगू हो रही है, तो एक इंसान चाह रहा है कि भाई जो मैं अपनी गुफ्तगू में इसको ये ऑडियंस के सामने जाहिर करूं कि मैंने इसको नाकाम कर दिया, मैंने इसका बेड़ा ही गर्क कर दिया। इसीलिए रेहान तारक के जितने भी आप पॉडकास्ट देखे ना, तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो इसका गेस्ट बनता है ना, उसकी जो फर्दर जो प्रमोशन होनी होती है ना, वो प्रमोशन की बजाय उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। अच्छा, ऐसे बहुत से लोगों से कहते सुना है कि रेहान तारिक जिन गेस्ट को बुलाते हैं वो पेड गेस्ट होते हैं, वो जो भी आती है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सोचे समझे होते हैं, वो पेड होते हैं, और उसके जाने के बाद जो सब कुछ होता है वो भी सिर्फ उनके अपने चैनल की रेटिंग के लिए होता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप कह देते हैं, वर्बली लोग इल्जाम लगा देते हैं, वो उनका कुछ और क्रेडिट होता है। लेकिन जिसके सबूत भी हो ना, वो बात दुरुस्त होती है। देखिए, रेहान तारक ने जो शहजाद हकीम का इंटरव्यू किया, उसके बाद शहजाद हकीम ने वाज़ेह तौर पे कहा कि रेहान तारक ने मुझे बुलाया, मेरे से मेरी तरले मिलते की, बहुत सारे अहम अफराद के मुझे फोन करके मेरे ऊपर प्रेशराइज किया। यानी ये चीज साबित हो गई कि रेहान तारक के इंटरव्यू देने के लिए लोग रज़ाकाराना तौर पे नहीं आते,
ये उनके ऊपर दबाव डालते, ठीक हो ये गया। साबित हो गया। उन्होंने अपने या तो ये उसकी तस्दीक करते या उनको कहते ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि इन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि हम कंट्राडिक्शनल चीजें करेंगे, उससे जो इनकम होगी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे भी मिलेगा। ओ ठीक है, ये चीज भी, इसका भी रेहान तारक ने कोई जवाब नहीं दिया ना उसको। तो तीसरे नंबर पे है कि जो भी इनके इंटरव्यू देने आता है ना, वो कहता है कि आपने वो पूरा इंटरव्यू नहीं चलाया। हमेशा इस तरह इंटरव्यू देखें, आप मेरा इंटरव्यू कर रही है ना, मैं आपको खुली As it is जाएगा interview। देते हैं। और कोई चीज आप ऐसे नहीं करेंगी कि इजाज भट्ट साहब यहाँ फेल हो जाए और यहाँ मैं इनके ऊपर हावी हो जाऊं, और ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं एंकर को जिच करने की कोशिश करूं। बिल्कुल ऐसे। और इंटरव्यू करने का तरीकाकार और सलीकाकार भी जो है, एथिक्स भी यही है। ये नहीं है कि आपने एक बंदे को बुलाया, आप देखे ना जो सवाल आता है ये एथिक्स के खिलाफ है कि आप ये बताएं कि आपने ये वाली वीडियो क्यों बनाई, आप ये बताएं कि आप जैसे डिजिटल टॉयज कहना बहुत हमारे सर ख्याल में मैं भी आपसे सवाल करती हूँ सर, आप ये बताएं आपके ऊपर आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आप जवाब देंगे? तो मुझे लगता नहीं कि अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, आप एक बहुत क्रेडिबल इंसान में समझती थी रेहान तारिक साहब को, मेरे लिए अभी भी इज्जत की जगह पे है। आप कहें कि ये आपने अपनी बेगम को ये दिखाकर शादी की या ये दिखाकर शादी की, लाइक व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? हम इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, हम इसको किस तरह एक सहाफत में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यू दिए ना, ये मेरे बच्चे भी देखते हैं। अच्छा। और मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। मैं आपको कहता हूँ कि रेहान तारक का अगर थोड़ा सा बच्चा इस तरह का सेंसिबल है और वो अपने ये फख्र के साथ अपने सारे इंटरव्यूज को दिखाए, मेरा नहीं कहा, ये सारे इंटरव्यू दिखाए, जो सारी बातें जो उसकी कटिंग करके ये रखते हैं, वायरल करते हैं, दूसरों के बच्चों को दिखाते हैं, दूसरों की बेटियों को दिखाते हैं, हमें एज ए मीडिया पर्सन ये हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। एक सहाफी तो एक साइड पे रखते हैं ना, बीइंग अ वुमन, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं सर, वर्दा मलिक वाला जो पॉडकास्ट था क्या वो जस्टिफाइड था? बिल्कुल नहीं था। क्या एक औरत से ये सवाल करने बनते हैं कि ये वीडियो आपने क्यों बनाई? उसने बनाई है, उसको पता है, उसने लगाई है, उसको पता है इसके ऊपर मिलियन फॉलोअर्स आए हैं। बिल्कुल। ये जस्टिफाइड है कि आप यूं मोबाइल पकड़ के दिखाएं और जो आपके ये क्या वीडियो है? उसको पता ही है, उसने खुद की है, मतलब प्री प्लान उसने किया, उसने बनाया, उसने लगाया, उसकी मर्जी, उसने कमेंट्स भी पढ़े होंगे, तो फिर आप क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा, इसकी मैं आपको और मिसालें देता हूँ। देखिए, मीडिया एथिक्स ये है कि हम अपनी अर्ली लाइफ में, जब हम आज से 20 साल पहले, 2 साल पहले, हमने बहुत सारे इंटरव्यू हम किए। हमने बाजारे हुस्न पे भी इंटरव्यू जाते थे, बिल्कुल। हमने ऐसी कॉल गर्ल्स पे भी किया है जिनके साथ जिंदगी में बड़े मिसहैप हुए। लेकिन जब हमारा इंटरव्यू छपा प्रिंट मीडिया पे, तो पढ़ने वाले जो कहते हैं वो दुखी हो गए। उन्होंने कहा इस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई, ये जो तोहफे बनी है इनकी बैकग्राउंड क्या है। उनके साथ हमदर्दी के पहलू को लेकर चले। वो घर से तोहफे बनने नहीं निकली थी, वो घर से निकली थी कि हमें अपने बच्चों का रोजगार कैसे कमाना, या हमारे माँ बाप मर गए और हमने अपने बहन भाइयों को कैसे पालना। लेकिन मुआशरे ने उनको फिर तोहफे बना दिया। बिल्कुल। अब हमने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू किए, लेकिन हमारे इंटरव्यू पढ़ के आज भी वो महफूज है। रोजनामा जंग पे छाया हुआ है, वो आज भी कोई इंटरव्यू पढ़ता है ना, तो वो कभी नहीं कहता कि ये इसका जो राइटर है उसने ऐसी चीजें लिखी हुई है कि हम अपने बीवी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। देखिए, इनका मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई भी शरीफ शहरी, कोई भी शरीफ पाकिस्तानी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के इनके पॉडकास्ट नहीं सुन सकता। सर वो लड़की ने कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए कमाने के लिए मैं अपने बाप का इलाज एक 25,000 में नहीं करवा सकती थी, मैं अपनी माँ की सेहत नहीं देख सकती थी 25,000 में, मैं अपने बहन भाइयों की शादी 25,000 में नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये लाइन अख्तियार की। अब पीछे क्या रह जाता है पीछे, वो मतलब क्या जस्टिफिकेशन है रेहान तारिक के पास? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यूरोप में जब आप देखें ना कि ये पहले यूरोप में भी खवातीन जो है, आप देखें आज से यानी 60-70 साल पीछे चले गए, तो यूरोप में भी खवातीन का एक डेकोरम होता है। जर्मन खवातीन पर्दा करती थी, यानी इस तरह अपने आप को लपेट के रखती थी, ऊपर नहीं रखती। फिर यूरोप में ये रिवाइवल आता गया और जो वल्गैरिटी वो फैलती गई। ये जो है ना मीडिया में और डिजिटल मीडिया में वल्गैरिटी को दोबारा वापस लाने के लिए, जो कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में कहा जाता है कि 70 की दहाई में अखबारात में जो इश्तहारात थे ना, वो ऐसे नहीं होते थे कि कोई बच्चों के साथ बैठ के देखे। तो उसको बाद में ज़ियाउल हक का जब दौर आया ना, उसमें बड़ी खराबियां थी, डिक्टेटरशिप थी, लेकिन उसमें ये किया गया कि इस तरह का जो लुच्चड़पन और वल्गैरिटी ना, उसको खत्म किया गया। अब ये दोबारा डिजिटल मीडिया के जरिए अवाम में इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, और रेहान तारक इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। मरकजी किरदार, वो तो कहते हैं मैं सबको एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं हकीकत सामने लेकर आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लोग करते क्या है,
इनकी गाड़ियां, इस पे टैक्स पेड नहीं है, इस पे नंबर नहीं लगा हुआ, ये सब चीजें वो कहते हैं। अच्छा रेहान तारक, सबसे पहले तो अपना बताएं ना कि इन्होंने ये जो सारा माल स्टेटस बनाया, तो ये एक तकरीर से इनकी सारा आगाज हुआ। इन्होंने एक तकरीर की, इन्होंने खुद अपने उसमें कहा हुआ है कि मैंने एक तकरीर की जो मियां नवाज को बहुत पसंद आ गई, फिर उन्होंने मुझे बुला दिया। हाँ। उसके बाद इनकी जिंदगी में ना चेंज आई। तो ये हर बंदे की जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से चेंज आती है, तो उस चेंज को अगर वो लेके पॉजिटिव चलेगा ना, तो उसकी जिंदगी भी बेहतर रहेगी और उससे लोगों को जो मुस्बत जो है ना फायदे मिलेंगे। और एक देखें, इब्लीस भी मौजूद है और फरिश्ते भी मौजूद है। जो बंदा फरिश्तों का रास्ता अपनाता है ना, तो उसके भी बीवी बच्चों को रोजगार मिलता है, उसके भी बीवी बच्चों को हलाल रिज़्क मिलता है। और जो शैतान का रास्ता अपनाता है ना, उसके बीवी बच्चों को भी, उसको भी रोजगार मिलता है, उसके लिए भी खुराक का इंतजाम अल्लाह ताला की तरफ किया जाता है। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को चौराहे पे नंगा करने के लिए या बढ़ाना करने के लिए ये अल्फाज चेंज कर दे। और हमें चाहिए कि दूसरों को चौराहे पे इस तरह बढ़ाना करने से की बजाय उनको उनसे जरा ऐसी पॉडकास्ट की जाए कि उनकी सारी जिंदगी का निचोड़ भी निकल आए और आपको कोई गलत सवाल भी ना करना पड़े। सर एक मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्दा साहिबा ने पॉडकास्ट वहां पर दिया और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा भी आऊंगी, मैं उन मर्दों की तरह नहीं हूँ जो ये कह रही कि दोबारा नहीं आएगी, मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे, मैं दोबारा भी आऊंगी। फिर उधर ही उन्होंने एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने रेहान तारिक साहब को बैठ के गालियां दी। ये आपको लगता नहीं है काफी हद तक मुनाफिकत है कि आप एक जगह कह रही मैं दोबारा आऊंगी, आप उसी बंदे को गालियां दे रही हैं? अच्छा देखें, पॉडकास्ट जो है ना, असल में जो मीडिया का एथिक्स है ना, वो तीन है बुनियादी। एक ये है कि जो आपके सामने बैठा हुआ है ना, इसकी जिंदगी के बारे में आपका ऑडियंस सुनना चाहता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आई उसके बारे में सुनना चाहता है, तीसरा ये है कि इस बंदे से रिलेटेड जितना एक्सपीरियंस है वो लोग सुनना चाहते हैं। किसी भी सुनने वाले का ये एम नहीं होता कि उस वक्त वो एंकर की जिंदगी को या एंकर की बुराई को उसको अपने ऊपर तारी करे, किसी की भी ये नहीं होती। जब आप किसी को देखें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जहां पर भी जाएं आप उस एंकर की तारीफ कर दें, फिर वो जो दूसरा एंकर आ जाए उसकी तारीफ करने बैठ जाए, इसका मतलब ये कि आपकी अपनी कोई वो जिंदगी ये नहीं बात। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप देखें ना, एक नावल होता है, हाँ, एक ड्रामा होता है, एक अफसाना होता है। जब आप ड्रामा शेक्सपियर का पढ़ते हैं ना, तो उसके सीन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें पहले स्टोरी जो वो इब्तदाइया होता है, फिर स्टोरी क्लाइमैक्स की तरफ जाती है, उसके बाद उसका कंक्लूजन आता है। जब नावल होता है ना, तो वो एक छोटी कहानी को छोटे अंदाज में बयान किया जाता है, थोड़ा ड्रामे से कम, और यानी उसको नावल से कम समझ लें। जब अफसाना होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ये तीन तरीके बयान किए गए अदब में कि आपने इस तरीके से एक बंदे की जो मरकजी करैक्टर है उसकी कहानी को वास करके तो उसकी पूरी जिंदगी का बयान करना है। इसी को जब हम मीडिया पे लाए ना, तो हमने पहले अखबारात का एक सफे का इंटरव्यू शुरू किया, फिर कहा गया कि इतना लंबा लोग पढ़ते नहीं, आप हाफ सफे का कर दें। फिर कहा गया कि ये भी ज्यादा है, आप ऐसा करें क्वार्टर सफे का कर दें। उसके बाद क्या आया कि मीडिया पे आया कि किसी के साथ एक दिन जियो के साथ बनाया जाए, पूरा दिन गुजारा जाए। फिर मीडिया पे आया कि इस इंटरव्यू को एक शॉर्ट टर्म में लाया जाए कि 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म किया जाए। फिर उससे भी शॉर्ट टर्म आई, तो उसमें ये कहा गया कि आप ऐसा करें कि एक रील बनाएं जो 1 मिनट की होगी। उस 1 मिनट की रील में ये आपने इब्तदाइया, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स देना है। तो ये सारे तरीके क्या बयान किए गए कि ये अदब से लेकर इस तरफ कैसे आपने डिजिटल मीडिया तक आना है। अब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने वही किया कि जो एक तमाशा लगाता है यूरोप में, जैसे एक होता है कि डांस ऐसा किया जाता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता वो वल्गैरिटी उसको अपनाई जाती है, ये हमारे पॉडकास्ट में भी इन्होंने वो वाला आइडिया ला के तो लोगों को एक गलत रास्ते पे लगा दिया। अब देखो ना, जो एक अनपढ़ कम पढ़ा लिखा नौजवान है वो क्या करता है, जैसे कहता है यार, वो ये नहीं लोग देखते कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है, वो कहता है देखना यार हाथ तारे का आज ना मिट्टी प्लीज किमें करता है। अब ये तो कोई तरीका, ये एथिक्स तो नहीं रह गया। आज इस खातून की जो बड़ी जो नाते पड़ती है, आज देखना इसकी मिट्टी कैसे प्लीज होती है। अच्छा, ये आप नात पढ़ने वाली की बात कर रहे हैं, इसके हवाले से भी इन्होंने एक पॉडकास्ट किया, आप उसके ऊपर क्या कमेंट्स पास करेंगे? सबसे पहले तो यह है कि देखें, नात खानी जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान की जाती है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा किराम ने नात खानी पड़ी, और वही तरीका हमारे बेस्ट है। वो तरीका कार क्या था, बगैर म्यूजिक
हाँ जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आला अल्फाज का बयान। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले तो यह है कि जिन लोगों ने आजकल इसमें म्यूजिक डाल दिया है, जो इसमें मुख्तलिफ आवाजें डालते हैं, मैं उनको नात खां मानता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ना उस खातून को नात खां हम कह सकते हैं, ना रेहान तारक के सवालात को वो हम उस कैलिबर का कह सकते हैं कि वो ना जस्टिफाइड नहीं करें। हम कर सकते। जी बिल्कुल। मेरे आपको लगता है कि रेहान तारिक को ये टिकटॉकर्स जैसे लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहिए, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में और भी बहुत सारी चीजें जिसपे हम ध्यान दे सकते, जिसके पे हम बात कर सकते हैं। मैं अब आपको वाज़ेह तौर पे मिसालें दे सकता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे और मुख्तलिफ एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में और साइंसदान हैं। इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए पॉडकास्ट में लाके, उनके बारे में नौजवान नस्ल को बताना चाहिए, और एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे से बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कि मीडिया एथिक्स में अब नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कैसे बेहतर बनाया जा सकता बिल्कुल है। ऐसे इस चीजों को देखें, हमारे हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट जो डिग्रियां लेके आ रहे हैं ना, वो ये लेके आ रहे हैं कि हमने मीडिया पे आके इसको कैसे मजीद बेहतर बनाना है। लेकिन ये तो डिग्री लेके आने वालों को उस मजीद डिग्रेड किया जा रहा है। ये तो एक अनपढ़ जात भी इस तरह का इंटरव्यू कर सकता है कि हमने अगले बंदे को सिर्फ डिग्रेड करना है, उसकी अच्छाइयां या उसके जो काम है ना, उसको इस तरीके से आवाम से पेश करना कि साथ बंदा कहे जी रेहान तारक ने तो इस बंदे को यानी पहाड़ से उठा के जमीन पे फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, इस तरह के सवाल क्या जस्टिफाइड है कि मैं आपसे पूछूं कि आपका मोबाइल जो है टैक्स पेड है या नहीं है, ये पीटीए प्रूफ है या नहीं है, गाड़ी जो सी आप चला रहे हैं उसमें नंबर लगा या नहीं है, या फिर जो इस घर में आप रह रहे हैं वो आपने कितने का लिया, ये सवाल जस्टिफाइड है? अच्छा, मैं इसकी और आपको मिसाल देता हूँ। हम बहुत सारे मीडिया हाउसेज में रहे, रेहान तारक साहब ने क्या कहा कि अपने कैमरामैनों को, हमें तो सारा पता नहीं, कि कैमरामैनों को पहले अलर्ट कर दी कि जैसे इसकी गाड़ी आएगी इसकी आगे पीछे नंबर प्लेट की तस्वीर लेनी, ये उतरता है इसके जो बूट है उसकी लेनी, आपने इसकी टाई का ले लेना है, आपने हेयर स्टाइल का ले लेना है, आपने इसके कपड़ों का देखना है कि ये किस ब्रांड के हैं। अब ये सारा तो अरेंज कर लिया इन्होंने, लेकिन ये अरेंज नहीं किया कि जो मीडिया उसकी बाहर गाड़ियां खड़ी है उन पे अप्लाइड फॉर 2022 लिखा हुआ है और 2025 आ गया है। 3-3 साल से अप्लाइड फॉर गाड़ियां चला रहे हैं। आपने 3 साल से मुल्क को जो सूबा है उसकी इंतजामिया को उसके टैक्स पेड नहीं किए हुए क्योंकि आपकी गाड़ियां नहीं है। इसी तरह आपने कैमरामैनों को कई महीने की तनख्वाह नहीं दी हुई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कैमरामैन की तनख्वाह इतनी कम रखी हुई है कि वो बेचारे बाहर जाके तो लोगों से 500-500 रुपया तस्वीर लगाने का ले रहे हैं। तो ये सारी सूरतें अपने भी तो ठीक करें ना। हम भी तो मीडिया मालकान के साथ रहते हैं, हमें पता है ये जो मीडिया मालकान किस तरह निचोड़ते हैं। अच्छा, अभी तो रेहान तारिक साहब एक निजी चैनल के साथ काम कर रहे हैं और इस तरह के इंटरव्यूज ले रहे हैं, लेकिन सदा तो हमने वहां नहीं काम करना, सदा तो हमने एक चैनल के साथ नहीं जुड़े रहना। वो छोड़ना भी है, उनके साथ मामला भी खराब हो सकते हैं, 100 मसले हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इंसान को अपने सवालात कुछ इस तरह के जस्टिफाइड कर लेने चाहिए कि कभी भी आप वो चैनल छोड़ेंगे, चैनल आपके पीछे से हट जाए तो आपको ये ना हो कि मैं अकेला रह गया हूँ? अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। मैं 13 साल रोजनामा जंग मेरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा था, तो उसके मैं पहले ही 2002 में जब मैं आया तो पहले ही हफ्ते में मुझे वहाँ क्राइम सेल का इंचार्ज बना दिया गया। वो मेरे कुलीग कौन थे? सुहेल वड़ाइच और वासव नागी, वो इस तरह के सारे जो मारूफ साफी थे वो मेरे एज ए कुलीग मेरे साथ काम करते रहे। हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहने की कोशिश की कि मैं बहुत बड़े इदारे में आ गया हूँ, मैं बहुत बड़ा साफी हो गया हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, ये मैं मामूली बात नहीं कर रहा, मैं आईजी ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, वजीर ऑफिस में जाता था तो हमारा नाम क्योंकि जंग अखबार के मेन पेज के ऊपर मेरा नाम लिखा होता था इजाज भट्ट, तो वो पहले से हमें रिसीव करने के लिए आते थे। हमें बड़ा प्रोटोकॉल मिला है, लेकिन हमने कभी भी प्राउडनेस में, गरूर में आकर अपने आपे से बाहर नहीं हुए। यानी कि अपने आपे से बाहर आपने क्वेश्चन नहीं किया, आपको ही पता था कि ये भी एक दिन छोड़ना है, छोड़ दिया बाद में, उसमें कई और चैनल में गए। तो ये बात है कि इस तरह की कभी भी अपने आप को कि मैं एक बहुत बड़ी तोप बन गया हूँ। कोई भी इंसान तोप नहीं होता। देखे, फिरौन तोप नहीं बना, नमरूद तोप नहीं बना, इतने तो बड़े जो दुनिया में है उनका सब कुछ यही रह गया। तो आप क्या चीज है? अच्छा, इन्होंने जब एक पॉडकास्ट किया पतलू, मिस्टर पतलू शायद उनके नाम से वाकिफ, तब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज करेंगे। मिस्टर पतलू ने लड़कियां निचवाना छोड़ दी है, मुझे ये था कि यार ये बड़ी कोई अच्छी चीज करेंगे, लेकिन वो जैसे जैसे इनकी एक नई एपिसोड रिलीज होती गई मुझे लगा यार नहीं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड कि आप अगले बंदे के ऊपर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दें और आप इस तरह के क्वेश्चंस करें कि वो अगला बंदा जो बैठा हुआ ना उसको दिल करे मैं छोड़ के जाना चला दूं।
देखिए बहुत सारे लोगों ने इनको बकायदा तौर पे गालिम गलौज भी किया। बिल्कुल। हकीम शहजाद ने कहा कि मैंने इसको जब एक वक्त आया था तो मैंने इसको, उसका बयान मौजूद है कि मैंने रेहान तारक को बकायदा गालियां दी थी। अगर ये हर चीज सुना सकता है तो वो वाला पोर्शन भी सुना दे। यानी आप अगले बंदे को इतने स्विच कर देते हो। मैं सोचता हूँ कि हमने 20-25 साल लगाया, हमने जो काम किया ना, मेरा कोई भी काम आप निकाल लें, उसमें कभी कोई नहीं कहेगा कि यार बादशाह ने ये जो काम किया ना, ये इनको शर्मिंदा करने के काबिल। बिल्कुल। तो इंसान को वही काम करना। देखे हमें अपनी आकबत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये दुनियादारी थोड़े दिनों की है, उसके बाद खत्म हो जानी है। लेकिन आप ऐसा काम करते, देखें रेहान तारक साहब हैं, जितना सा चलेगा, जिसके बाद ये एक वक्त आएगा ये भी कार्नर हो जाएंगे। उस वक्त इनके ये जो पॉडकास्ट के जो टोटे हैं, जिनको ये टोटे खुद क्लिप्स करते हैं, नहीं वो मैं इसलिए खास अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि इनको ना समझ आ जाए। तो वो जो क्लिप्स है ना, वो जब चलेंगे ना तो ये खुद उनको देख के अपने बच्चों के साथ देख के शर्मिंदा हो। बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारी ऑडियंस को आपको एक मैसेज देना चाहिए, या आप रेहान तारिक साहब को कोई मैसेज देना चाहिए? मैं यही दूंगा कि रेहान तारिक साहब, आप का नाम बहुत जल्द प्रोमिनेंट हो गया, आप मारूफ हो गए हैं। इस जो आपकी शोहरत है ना, इसको हजम करें। जिस बंदे ने भी अपनी शोहरत को हजम नहीं ना किया, उसका बाद में हमने बड़ा ही बुरा हाल होते देखा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की पनाह में रहे, अल्लाह ताला से पनाह मांगे और शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए। ये जो इस तरह के ख्यालात है जिसमें इंसान समझता है कि मैं बड़ी तोप हूँ, मेरे साथ इसने ये जवाब देते हुए मुझे ये कह दिया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये हमने कभी भी नहीं सोचा। हम जिस गेस्ट को बुलाते हैं उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि वो गेस्ट हमें आगे, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने हमीद गुल का और बहुत सारे साबिक ISI के सरबराहों का भी इंटरव्यू किया है, उनसे बातचीत की, उनसे रोजाना की सतह पे, मैं क्योंकि जंग में अस्करी अमूर की बीट भी करता था, तो उनसे बात की तो कहते थे बादशाह साहब आपसे दोबारा गुफ्तगू करते हुए मजा आता है और आपसे दोबारा गुफ्तगू करने को दिल चाहता है। देखिए आपके लिए तो यही अफसोस का मुकाम है कि आपके साथ जो इंटरव्यू करके जाता है ना, कहता है ये बंदा नहीं ठीक, आइंदा इससे कभी ना मुलाकात करनी है तो ना इंटरव्यू करना है। तो ये आपकी बड़ाई नहीं है, इसको जरा गौर से सोचें। अच्छा इंटरव्यू वही है कि जिसमें आपको बंदा याद रखे। मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जवाद अहमद गुलूकार है, पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट। मैंने रोजनामा जंग में एक दफा उनका इंटरव्यू किया, एक दफा इंटरव्यू किया जिंदगी में। जवाद अहमद भी ये सुन रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जवाद अहमद से वो इंटरव्यू करने के बाद आज मुझे कोई 15-16 साल हो गए, जवाद अहमद जहां भी मुझे मिलते हैं, ओ अरे इजाज भट्ट साहब कहाँ हैं। मेरे बच्चों को एकदम मैं साथ था तो मेरे बच्चों को उठा के अपनी गाड़ी में बैठा दिया, आज तक नहीं भूले। कहते भट्ट साहब मैं अपनी वेबसाइट बनाई थी, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा इंटरव्यू रखूं जिससे लोगों को मुझे दोबारा ना बताना। तो मैंने आपके जंग के जो संडे मैगजीन के 2 पेज थे ना, वो मैंने चिस्पा कर दिया अपनी वेबसाइट पे, और मैंने कहा ये हमेशा के लिए लोग यही इंटरव्यू पढ़ते रहे। ये होता है इंटरव्यू कि अगला बंदा खुद क्रेडिट समझे। और मेरा उनके वालदा और वालिद से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे टेबल पे बिठा के साथ हमने खाना खाया, और उनकी वालदा ने मेरे साथ तकरीबन 2 घंटे तक जो है गुफ्तगू, वो अब फोत हो चुकी है, तो गुफ्तगू की। उनके वालिद साहब से मेरी बड़ी डिटेल हुई। तो बात यह कि हमने पूरा उनके घर जाके कई घंटे लगा के हर चीज उनके घर से, कैसे रहते हैं, रहन सहन कैसा है, इनका कोलो फेल में तजाद तो नहीं है, उस सारी चीजें लेके मैंने उसमें एक इंटरव्यू जो है ना शाया किया। और वो इंटरव्यू को ऐसे हमारा 15 साल से समझे कि दोस्ती है, ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर इंटरव्यू के बाद एक आपका नया दुश्मन बढ़ जाए, और आप हर रोज अपना एक नया दुश्मन बना रहे हैं। ये मीडिया में इतने दुश्मन बना के आप कहाँ जाएंगे, किस जगह पे रहेंगे? बस यही मेरा आपको मशवरा है। जी, तो अपनी मेजबान मोबिन अली को दीजिए इजाजत। हमारे साथ थे सीनियर सहाफी इजाज भट्ट साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ अल्लाह ने के बाद।